everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. सत श्री अकाल, नमस्कार, bonjour, आदाब, बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में for class 9th with me Ankana, your expert for social sciences at Imbibe, जहाँ पे हम करेंगे discuss our most important questions from the chapter of the French Revolution. ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चे जहाँ पे हमें बहुत डाउट्स आते हैं, हमारी बहुत क्वेरीज आती हैं, डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बहुत कुछ है याद करने के लिए। लेकिन यार एग्जाम में आप चाहे पूरी कहानी समझ क्यों ना लो, अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, अपनी सारी नॉलेज हमें उन सवालों का जवाब देने में ही लगानी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि एक ऐसा चैप्टर जो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोडेड लगता है, उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली बेस्ड ऑन कि टीचर्स कौन से क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछती हैं, कि इनका रेलेवेंस आपके एग्जाम्स में ज़्यादा है, सैम्पल पेपर में रिपीट की गई हैं, एट्सेट्रा। ऐसे सारे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं और ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसी बात पे करते हैं शुरू और हम देखेंगे हर तरह के सवाल, चाहे वो कम मार्क्स वाले हो यानी कि ब्रीफ आंसर्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, ऑल ऑफ इट। ठीक है, मुझसे तो आप मिल ही चुके हो। So what are the topics that we are going to cover? We are basically going to talk about, as I told you, 1 mark a question, 3 mark a question and 5 mark a question. अब ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन एक आता है वो अब हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने लग गया है, जहाँ पे हमें केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसको हम कैसे आंसर करेंगे, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके लिए मैं केस बेस्ड का एक सेपरेट प्रैक्टिस सेशन कराऊंगी, जहाँ पे अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स आपके हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के, सबके कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के हम वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वो आपका 4 मार्क का कवर कर देगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैप वर्क का ज़्यादा स्ट्रेस है नहीं, तो मतलब 2 पॉइंट्स आते हैं तो मैप वर्क का सेशन भी अलग से कर लेंगे। ठीक है, मतलब इन जनरल फॉर सोशल साइंस मैप्स एक फिर दूसरा सेगमेंट हो जाता है। बाकी हमारे पेपर में यही रहता है 1 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क का क्वेश्चंस, वो हम आज इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि 1 मार्कर है, 2 मार्कर है, 3 मार्कर है, ठीक है, 5 मार्कर है, कैसा सवाल है, ये सेम चीज़ सेम पैटर्न बोर्ड्स में भी रिपीट की जाती हैं। तो आपके लिए इसके साथ साथ बोर्ड्स की अप्रोच की तैयारी भी हो जाती है ना। चलो, तो सबसे पहले क्विज के फॉर्म में 1 मार्क का क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, लेकिन आपको जो भी आता है आप चैट में लिख सकते हो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय द फिलोसोफर रूसो। तो हमें याद है हमने 3 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ा है, उनमें से आपको बताना है कि रूसो ने कौन सी किताब लिखी है। अब देखो, ये सेशन अगर आप आ करके हमारे माइप के प्लेटफॉर्म में, जहाँ पे ये तो फ्री है बिल्कुल, जो भी सेशन होते हैं ज्वाइन करते हो, तो आप यहाँ पे जब अटेम्प्ट करोगे आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो अपने आंसर्स। दूसरा, आपके लिए यहाँ पे हिंट भी दी गई रहती है। तो हिंट क्या है हमारा? द बुक इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट्स भी जो है आपको यहाँ पे इस किताब से पता चलती है। ऐसी कौन सी किताब है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, स्पिरिट ऑफ लॉज है, पर्शियन लेटर्स है, या द टेम्पल ऑफ निडस। आपको बताना है विच बुक आर वी टॉकिंग अबाउट। सो टेक फ्यू सेकेंड्स। Okay, so I hope you got it right, and when we select the correct answer is social contract. तो ये एक ऐसी बुक थी जहाँ पे वो बात करते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स और सोशल थॉट्स के बारे में। ये बेसिकली डिस्कसेस कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डील, एक अग्रीमेंट साइन होनी चाहिए राज्यों और प्रजा के बीच में, यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी और जिस अथॉरिटी को कंट्रोल किया जा रहा है उस अथॉरिटी के बीच में, उस सोसाइटी के बीच में एक अंधाधुंध रूलिंग जो है वो नहीं चलती रहनी चाहिए। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the red cap worn by sans-culottes in France
सिंबलाइज। तो एक रेड कैप जो सैन क्लिटर्स है वो पहना करते थे। उस रेड कैप का सिंबलाइजेशन किस चीज का था, किस चीज का सिंबल था ये? लिबर्टी का, ब्रदरहुड का, लव का या इक्वालिटी का? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप यहां से हिंट भी देख सकते हो। सो द हिंट सेज अपार्ट फ्रॉम इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी दिस वाज आल्सो आइडल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी एक आइडल है, यानी कि वन ऑफ द you can say legacy that the French Revolution, the message, the learning that French Revolution has left, वो भी है। तो तीन चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें सिखा कर जाती है। तो ये सिर्फ रेड कैप उस चीज को सिंबलाइज नहीं कर रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैसेज भी यहाँ पे आपको इस रेड कैप से मिलता है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा ये याद रखना है कि सैन क्लिटर्स थे कौन, किन की बात हो रही है यहाँ पे। एंड लेट्स गेट बैक इन 3, 2, 1 एंड 0। तो बच्चा अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुछ चीजें याद दिला देती हूँ, जस्ट इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर। सैन क्लिटर्स वर बेसिकली द पीपल ऑफ द जैकबिन क्लब, है ना। जैकबिन क्लब के जो मेंबर्स थे उनको हम सैन क्लिटर्स बोला करते थे। क्यों हम उनको सैन क्लिटर्स बोला करते थे? बिकॉज उस वक्त जो भी रॉयल्स थे, जो भी एलीट्स थे, वो पहना करते थे नी ब्रीचेस। व्हाट डिड दे यूज टू वेयर? नी ब्रीचेस, यानी कि घुटने तक आने वाली एक ब्रीच की तरह, एक आप समझ सकते हो बूट्स की तरह वो ड्रेसअप किया करते थे। वहां तक नी ब्रीचेस होती थी, फिर उनके ट्राउजर्स होते थे एंड देन द शर्ट एंड व्हाटएवर। नाउ दिस इज समथिंग दैट वाज वोर बाय द elite. So when the Jacobin Club was formed, it was mostly by service class, जो menial jobs करने वाले लोग थे, fishermen थे या फिर आपके artisans थे, craftsmen थे। They wanted to stand out in the society and look nothing like the elites. That was their own way of revolting against them, having an uprising against them. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि विजुअल तरीके से भी किया जाए। बिलीफ के सिस्टम पे तो ऑफ कोर्स था, पर विजुअली आप उसको कैसे देख सकते हो? नजर तो आना चाहिए कि भैया ये सारे लोग हमारे अगेंस्ट खड़े हैं, या हम जो हैं इनके साथ नहीं हैं, हम इनके खिलाफ हो या ना हो, इनके साथ कतई नहीं है। वी आर डेफिनेटली नॉट विद देम, वी हैव आवर ओन प्लेस, वी विल टेक आवर ओन स्टैंड। ऐसा करने के लिए, विजुअल तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि जो एक बेसिक स्टाइल है ड्रेसिंग का ऑफ द एलीट्स, ब्रीचेस पहनना, आपका कॉर्सेट्स पहनना, ये सारी चीज़ें मेल फीमेल एलीट फैमिली के मेंबर्स किया करते थे। उन्होंने साफ कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना शर्ट और ट्राउजर पहनेंगे विच विल बी स्ट्राइप्ड लाइक अ फिशरमैन डॉक वर्कर की तरह, और हम पहनेंगे रेड कैप। रेड कैप किस चीज़ का सिंबल बन जाता है? लिबर्टी का। और वही तीन मैसेजेस हमारे क्या हैं आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन के। फ्रेंच रिवोल्यूशन हमें छोड़कर जाता है लिबर्टी के साथ, ब्रदरहुड जिसे हम फ्रेटर्निटी भी कहते हैं कि हम सब एक हैं, एंड इक्वालिटी। ये तीन मैसेजेस जो हैं हमारे फ्रेंच रिवोल्यूशन के हैं। तो इस सवाल का जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, लिबर्टी। ठीक है, तो फ्रांस में हम देखते हैं कि लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो है सोसाइटी की, जैकबिन क्लब, उसमें कई सारे लोग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनने का डिसीजन लेते हैं जो डॉक वर्कर्स पहना करते थे। उन्हें फैशनेबल सेक्शन यानी कि एलीट सेक्शन से स्टैंड आउट करना था, हेंस दे वर कॉल्ड एज सैन क्लिटर्स। ये पहनते थे, साथ ही साथ रेड कैप। एक चीज हमें याद रखनी है, विमेन वर नॉट अलाउड टू वेयर दिस रेड कैप। ठीक है, औरतें इस लाल टोपी को नहीं पहना करती थी। इस लाल टोपी को कौन पहनता था? मेन ही पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is true for 18th century France? यानी कि 18वीं सदी जो है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? 18th सेंचुरी से हमारा क्या मतलब है? 1701 से लेकर के 1800 के बीच में। दिस इज द एरा वी आर डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट। तो 1701 से 1800 के बीच में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड मेक सेंस फॉर फ्रांस? There was much criticism of slavery. The National Assembly feared opposition from the businessmen dependent on the slave trade.
plantation owners understood their freedom as including the right to enslave Africans. The Convention of 1791 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. आपको ये देखना है, हर एक डिटेल को यहाँ पे हम चेक करेंगे, ठीक है, हर एक डिटेल को चेक करेंगे. चलिए, अब आपका वक्त शुरू होता है. अब आराम से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लो. Look at all these statements. I am going to open the hint for you. The impact of the triangular slave trade on the French society was immense. So which of the following statements you guys think is correct? ये हमारे ऑप्शन है बच्चा, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, एंड देन यू हैव द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू यू थिंक इज करेक्ट? सही वाले स्टेटमेंट्स बताने हमें. Okay, and we will get back in 3, 2, 1 and 0. So second and third statements are correct. कैसे? वो समझते हैं. देखिए, सबसे पहला कहा जा रहा है कि there was much criticism of slavery. It is true, criticism was there. बट इट वॉज मोस्टली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी, है ना, और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं कि लोग बंद कर दें, यानी कि इट स्टिल प्रिटी मच एग्जिस्टेड. देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बिकॉज बिफोर योर 1791 एंड 92 का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बिफोर नेशनल असेंबली, उसके पहले तो एलीट्स थे, वो तो अपना बर्थ राइट ही समझते थे कि यार जिसको एक्सप्लॉइट करना है करो, किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो एंड सो फोर्थ. नेशनल असेंबली के आने से क्या होता है? नेशनल असेंबली चाहती थी एलिमिनेट करना, नेशनल असेंबली के कई मेंबर्स चाहते थे हक दिलाना, लेकिन उनके साथ दूसरा क्या हो जाता है, उनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है ये वाली, विच इज़ द ट्रूथ, यानी कि क्रिटिसिज्म हो ना हो ये सच है. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स ट्रू. उनको ये डर था कि भैया नेशनल असेंबली में कौन से लोग थे, ज़्यादातर रिच पीपल ऑफ योर थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट के रिच थे सारे, और ये रिच कैसे हुए थे? ट्रेड से हुए थे. ट्रेड कैसे हो पा रहा था? ट्रेड हो पा रहा था क्योंकि स्लेव्स को एक्सप्लॉइट करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कराई जा रही थी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो रही थी, तभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही थी. समझ रहे हो? तो हमें ये समझ जाना है कि क्योंकि ये कई सारे रिच थे, तो ये सारे लोग तो नहीं चाहते ना यार कि स्लेवरी बैन हो जाए, क्योंकि फिर इनका तो काम ही बंद हो जाएगा. एंड फॉर द सेम रीजन अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु वांटेड इवन इफ दे वांटेड इट टू स्टॉप, वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बाकी के सारे अपने साथियों के लिए चुप रह गए थे. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है. हमें ये भी समझ आता है कि जो भी प्लांटेशन ओनर्स थे, जो भी ट्रेडर्स थे, वो ऐसा मान रहे थे कि उनके हक में है, उनका बनता है कि यार अफ्रीकन्स को जैसे भी, स्लेव्स को जैसे भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो कर दो. अब ये कह रहा है कन्वेंशन ऑफ 1791, ये ईयर ही गलत है. ईयर गलत नहीं होता तो ये सही हो जाता. उन्होंने बोला था स्लेवरी से आज़ाद कराने की बात कर दी थी, और ये हुआ भी था, और ये चलता रहा फॉर दैट मैटर. डायरेक्टरी के आने पे भी चलता रहा. स्लेव्स इनस्लेव नहीं हुए थे वापस. कब होते हैं? नेपोलियन आके करता है. नेपोलियन ने आकर के वापस रीस्टैब्लिश कर दी थी स्लेवरी, तो उसके पहले नहीं था. तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप एक दूसरे के कनेक्शन में याद रख सकते हो कि स्लेवरी हटा दी गई थी 18th सेंचुरी में, क्रिटिसाइज की जाती थी. कन्वेंशन ने 74 में स्लेव्स को आज़ाद करने की बात कही थी, जिसको नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया. फाइनली 1848 में इसे हटाया गया था. फिर से वैसा ही क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट्स वाला. Which of the following statements regarding the position and the role of women during the French Revolution is correct? Olympe de Gouges was a supporter of the Declaration of Rights of Man and Citizen. Women were disappointed that the Constitution of 1791
reduced them to passive citizens. The revolutionary government made education compulsory for girls. Marriage was made into contract and divorce was made legal. Last one, the revolutionary government finally recognized women's struggle for equal political right and gave them the right to vote. अब आपको ये पढ़ना है और बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपको यहाँ पे सही लग रहे हैं, 1 and 2, 1 and 4, 2 and 3 या 3 and 4. और आपके लिए मैं यहाँ पे हिंट्स भी एक बार दिखा देती हूँ. केयरफुली विल रीड ऑल ऑफ दिस. तो आप देखो बच्चे, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट से वन एट अ टाइम चलेंगे. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम गुड 10 seconds टू अगेन काइंड ऑफ रन थ्रू द स्टेटमेंट्स. 10 सेकेंड लीजिए, सारे स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से पढ़िए. ओके, सबसे पहले हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे ओलंपे द गू इज अ सपोर्टर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. शी वाज नॉट. उनकी पूरी डिसअपॉइंटमेंट इस बात से आई थी कि ये मैन क्यों है यहाँ पे, ठीक है, सिटीजन सिर्फ क्यों नहीं है. वुमेन एंड सिटीजन्स, मैन वुमेन एंड सिटीजन्स होना चाहिए. यहाँ पे आप सिर्फ मर्दों को सपोर्ट कर रहे हो. दैट शी वाज नॉट इन फेवर ऑफ. दैट इज वाई वुमेन के लिए उन्होंने अलग से लिख करके शी ट्राई टू कॉन्टैक्ट मैरी एंटोनिएट, द वाइफ ऑफ लुई 16, किंग लुई 16, टू गेट सम बेसिक राइट्स फॉर फीमेल्स. हाउएवर दैट डिड नॉट हैपन. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1791 का, औरतों को बहुत उम्मीदें थी इस कॉन्स्टिट्यूशन से, पर उन उम्मीदों पे क्लियरली पानी फिर गया था, बहुत ज़्यादा पानी फिर गया था. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि भैया हमको पैसिव बना दिया, हमें सिटीजन तक नहीं रहने दिया, एक्टिव भी छोड़ो, सिटीजन भी रहने दिया, पैसिव कि तुम एग्जिस्ट करो ना करो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारी एग्जिस्टेंस ना के बराबर है. तो कॉन्स्टिट्यूशन से फ़ायदा क्या हुआ हमें, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम सही थे. ये वाला सिस्टम यहाँ पे हो जाता है. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने एजुकेशन बिल्कुल कंपलसरी किया था, वहीं से पढ़ाई शुरू हुई. मैरिज को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया था कि भैया हाँ, मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट. ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली नहीं बना था, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, यहाँ पे नहीं था. लेकिन आई थिंक ये सही है कि मतलब मैरिज जो है वो कंसेंट से होगा, अपनी मर्जी से करोगे शादी, पप्पा ने बोल दिया इसलिए आपको करनी है ज़रूरी नहीं है. और डिवोर्स को कर दिया गया था लीगल. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने औरतों के स्ट्रगल को बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया था. औरतों का स्ट्रगल तो जा करके बहुत समय तक चला है, 1945 तक चला है, ठीक है, 1946 तक, तब जा करके उनको वोटिंग राइट्स मिली है. मतलब 200 साल, अभी 100 साल बचे हुए हैं यहाँ से, 200 साल तक बेचारे लड़ते रही हैं. तो उसके हिसाब से तो सेकंड और थर्ड होता है, ठीक है. तो देखते हैं कि क्या कोई और स्टेटमेंट भी है सही, नहीं है, है ना. तो हमें ये समझ आता है कि राइट टू वोट नहीं मिले, पैसिव सिटीजन माना गया, उनको चाहिए थे राइट्स बट कोई सपोर्ट नहीं मिला. और ये प्रोमिनेंट लीडर जो थी हमारी विमेन स्ट्रगल की, उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन ऑफकोर्स कन्वेंशन गवर्नमेंट जब आती है तो उनको ट्रीजन के लिए इम्प्रिजन कर देती है. चलो, अब क्वेश्चन है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विथ कॉलम बी, और यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं. तो ये तुम्हारा कॉलम ए और कॉलम बी है, ये काफ़ी आसान है. हिंट में आपको अलग अलग पॉइंटर्स दिए गए हैं, तो आपके लिए मैंने हिंट दिखा दिया है एक बार. आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके पॉज करके इस हिंट को ध्यान से पढ़ सकते हो अपना अटेम्प्ट लेने के पहले, अपने आंसर को डिसाइड करने के पहले. यहाँ पे आप कॉलम ए और कॉलम बी मैं आपको दिखा देती हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर लाइक गुड 20 seconds टू रीड योर ऑप्शंस. आपके पास 20 सेकेंड है, आप अपने ऑप्शंस पढ़ लीजिए. ओके, तो सबसे पहले लिवरेज है, फिर क्लर्जी है, फिर टाई एंड टीथ, ठीक है. तो लिवरेज क्या था बच्चे, ये करेंसी था, है ना. व्हाट वाज दिस, दिस वाज द करेंसी. करेंसी ऑफ व्हाट, पुराना आपका जो ओल्ड रेजीम है उसमें. क्लर्जी क्या था, फर्स्ट स्टेट था, जो आपके रिलीजियस चीज़ों से जुड़े थे, चर्च से जुड़े लोग थे, उनको हम क्लर्जी कहते थे.
अब ये क्लर्जी और ये जो है वो अलग अलग तरह का टैक्सेस लेते थे। चाहे वो टैक्स था जो चर्च को 1/10 दिया जाता था, और टीथ वो टैक्स था जो बेसिकली आप सीधा गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स देते थे। ठीक है, तो लिवरेज का यहाँ पे मुझे दिख रहा है करेंसी, यानी कि 1 का 3 है। तो 1 का 3 में ए और बी ऑप्शन आते हैं मेरे पास, ए और सी, क्योंकि बाकी 1 का 1 और 1 का 2 मैच किया हुआ है, वो है ही नहीं। क्लर्जी, टैक्स टू बी पेड नहीं। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड इन स्पेशल फंक्शन इन चर्च, तो सेकंड का फर्स्ट मैच होता है। तो सेकंड का फर्स्ट यहाँ मैच हो जा रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए है, क्योंकि ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। देखो ठीक है, ये तो यहाँ पे एलिमिनेट हो ही चुका है, तो अब वो है। फिर थर्ड का टाइल आपको दिया हुआ है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, एंड टीथ आपको दिया हुआ है, टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपना ऑप्शन कर सकते हैं सिलेक्ट, एंड वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, परफेक्ट। ओके, मूविंग ऑन। The first state of the French society consisted of, first state अभी अभी हमने डिस्कस किया है, first state was the state which had religion, which had church से connection। तो 3 states थे, पहला आपका जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा जो elites जो aristocrats थे उनका state था, तीसरा was the third state which basically comprised of everybody else, है ना। मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों को हटा दो तो बाकी जो भी बचा कुचा रह गया है वो कहाँ जाता था, वो फॉल करता था थर्ड स्टेट में। तो आपका लॉयर हो गया, या मतलब आप समझ लो कि क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन्स, पेजेंट्स, फॉर दैट मैटर डॉक्टर्स, एवरीबडी। तो क्लर्जी यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेट के चर्च पीपल थे, सेकेंड स्टेट के एलिट्स नोबिलिटी थे, और थर्ड स्टेट में बाकी सब लोग पेजेंट्स, टैबर्स, लेबर्स, एवरीवन यूज्ड टू फॉल इन द थर्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power with the government between the legislative, the executive and the judiciary. From where was this model of government adopted? ये जो model of government है, ये कहाँ से adopt किया गया था? रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। ये वाला सिस्टम कहाँ पे देखा गया था? स्पिरिट ऑफ लॉज वाला, आपको कंट्री बतानी है। Okay guys, and we will move on forward. USA is the correct answer. ठीक है, so the spirit of laws, Montesquieu has suggested a clear division, जो अब हम इंडिया में भी फॉलो करते। लॉ मेकिंग अलग होगी, लॉ की जजमेंट प्रोटेक्शन अलग एक डिपार्टमेंट करेगी, और उसको एग्जीक्यूट कोई और करेगा, ताकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ पावर ना हो जाए। पावर इज डिवाइडेड, दैट इज द होल आइडिया। इसको देखा गया था गवर्नमेंट को फोर्स करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिनके आज़ादी में फॉर दैट मैटर फ्रांस ने ही मदद की थी। सो इट वाज आफ्टर द 13 कॉलोनीज यूएसए ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ये गवर्नेंस का मॉडल उन्होंने वहाँ पे दिखाया था। What was the main aim of the National Assembly? National Assembly का महत्व क्या था, मेन एम क्या था? Limit the powers of the monarch, end monarchy, establish republic or establish democracy. Think about it. जब नेशनल असेंबली स्टैब्लिश करी गई थी, what was the aim it was established with?
And we have the hint for you as well. French Revolution aimed at the abolition of monarchy in France. So it says French Revolution चाहती है कि monarchy हट जाए. उसका रिजल्ट थी नेशनल असेंबली. बट नेशनल असेंबली क्या एग्जैक्टली करना चाहती थी? पूरी मोनार्की को खत्म करना चाहती थी कि मोनार्क के पावर्स को थोड़ा कम कर दे, चाहती थी कि रिपब्लिक एक स्टेटस स्टैब्लिश कर दे, या फिर चाहती थी कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दे. सो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस ही ये था कि मोनार्की रह जाए, लेकिन उनकी पावर्स जो है वो अनलिमिटेड ना रहे, चेक लगे. ठीक है, राजा सिर्फ सर्वप्रिय ना हो जाए, राजा ही जो है सर्वे सर्वा ना रहे, राजा पे थोड़ी सी चेक आ जाए. ठीक है, तो अब इसी के साथ वी विल स्टार्ट विद द 3 मार्क क्वेश्चन. सबसे पहले हमारा सवाल आता है, व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस? Why did it occur in France during the old regime? So I'm going to give you a few seconds to just read the question carefully. What do you think you will probably write in the answer? Reflect over it and then I will tell you what the approach should be. 3 mark questions में हम कैसे डिवाइड करते हैं हमारे आंसर को, कितने वर्ड्स को लिखना है और इस सवाल का जवाब क्या होगा. क्योंकि ये पहला सवाल है, आप थोड़ा सा वक्त लो. ठीक है, just have a quick run through in your head what kind of answer would you like to write. ओके गाइस, एंड वी आर बैक. तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, 3 मार्क के क्वेश्चन में करना क्या है. अगर आपको ऐसे 2 टुकड़ों में बांटकर सवाल आता है तो यहाँ पे एक डेफिनेशन पूछी गई है और ये पूछा गया है उसके पीछे का कॉज. नॉर्मली 3 मार्क का क्वेश्चन आपको ऐसे 2 टुकड़ों में बंटकर आते हैं, यानी कि 2 जवाब आपको देने होते हैं. तो आप ऐसा समझ के चलोगे कि दोनों जो है लगभग 1.5 या फिर 1+2 के फॉर्मेट में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं. जैसे कि कॉजेज अगर पूछे जा रहे हैं ओल्ड रेजिम में, तो यहाँ पे हम रीजंस जो है ज़्यादा बता सकते हैं. तो हम 2 रीज़न को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और 1 मार्क के हिसाब से हम बेसिक सब्सिस्टेंस क्राइसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो 3 नंबर में हमें मेजरली ये ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हम आपके जवाब में मेंशन कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? वो नंबर ऑफ पॉइंट्स समवेयर बिटवीन 3 to 4 पॉइंट्स होंगे. अगर आपके बहुत छोटे पॉइंट्स हैं तो आप 5 भी लिख सकते हो, उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा है नहीं. 3 to 4 पॉइंट्स इज़ गुड फॉर यू. वर्ड्स के मामले में अगर बात की जाए तो 1 नंबर के लिए 10 से 20 वर्ड्स लिखना सही होता है. 2 नंबर के लिए 20 से 30 वर्ड्स सही होता है. यहाँ पे हम 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 वर्ड्स, मैक्सिमम 50 वर्ड्स इज गुड इनफ फॉर अस. तो ये हमारा 3 नंबर के लिए क्वेश्चन में कैसे जवाब देना है वो हमें समझ आ गया. अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है. तो आपको पहले डिफाइन करना है. जब भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं हमेशा सर्टेन कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को ध्यान रखना और उन कीवर्ड्स के हिसाब से जवाब देना ही बहुत ज़रूरी होता है. कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, है ना, कि जब आपको आपकी लाइवलीहुड के लिए, लाइवलीहुड दूसरा वर्ड हो गया, ये कुछ वर्ड्स आपको मेक श्योर करने हैं कि आप डेफिनेशन में थ्रो करो. पहला ये हो गया, जब आपकी ऐसी क्राइसिस आती है एग्जिस्टेंशियल कि आपको ये भी पता ना हो कि आपकी लाइवलीहुड रन करेगी कि नहीं, आपकी लाइवलीहुड इंडेंजर्ड हो जाती है, बेसिक नेसेसिटीज लाइक वाटर, फूड फुलफिल नहीं हो पाते हैं,
ऐसे केस को हम क्या कहते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, सर्वाइवल की क्राइसिस। क्या रीजंस थे ओल्ड रेजिम में विच लेड टू दिस? ओल्ड रेजिम में ऐसा क्यों हुआ? तो हमें पता है कि टैक्स इंक्रीज किया गया था। टैक्स जो इंक्रीज किया जा रहा था वो रीज़न था। जो स्टेट की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो रीज़न हो सकता है। हमें पता है कि फूड शॉर्टेज था। फूड शॉर्टेज की वजह से क्या हुआ था? फूड प्राइसेस स्पाइक अप कर गए थे, लेकिन लोगों की कमाई उतनी की उतनी ही रह गई थी। तो ये रीज़न था। ठीक है, आप बता सकते हो कि मोनार्की भाई बहुत डोमिनेंट थी। मोनार्की से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये सिचुएशन लीड हुई, इसको आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारे पास 3 रीज़न है। तो अगर आपने एग्जाम्पल सब्सिस्टेंस क्राइसिस में दे करके ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पे 2 छोटे पॉइंट्स है, आप अपने पॉइंट को रख सकते हो कि कॉजेज़ क्या रही सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। तो अब इसी बात पे सोल्यूशन देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या था? पॉपुलेशन जो फ्रांस का था वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज। इट वॉज नॉट जस्ट फ्रांस, इट वॉज द एंटायर यूरोप एंड फ्रांस वॉज इक्वली अफेक्टेड। हमने देखा था कि 5 मिलियन की जो राइज है वो फेस की थी फ्रांस ने बिटवीन 1715 टू 1789। और इसकी वजह से क्या हुआ था? फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वाइल फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी, देयर वाज अ क्लियर स्कार्सिटी ऑफ फूड। वाई? बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से इनफ खाना प्रोड्यूस नहीं हो पाया था। दूसरा, क्रॉप्स फेलियर भी हुआ था। ये भी समझा सकते हैं हम कि क्रॉप्स भी फेल हो गए थे, और क्योंकि क्रॉप्स भी फेल हो गए थे, देयर वाज नॉट एनफ फूड फॉर एवरीवन। So production of food grains could not keep pace with the demand. Prices of the bread, which was the staple diet, rose rapidly, and this led to a huge crisis. तो खाने के लाले पड़ गए। दूसरा, आप बताओ कि टैक्स जो है इसको शॉर्ट में लिख करके, आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड, ये एक ही पॉइंट का आपका एलैबोरेशन है। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू ऑल्सो टॉक अबाउट टैक्सेस, कि टैक्सेस जो है वो थर्ड स्टेट के द्वारा ही सबसे ज़्यादा बेयर की जाती थी। और थर्ड स्टेट was in fact mostly the poorest state because peasants and everyone were a part of it and they had to take the load of tax all alone. तो इसकी वजह से भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो चल ही रही थी, और उसके ऊपर से जब ये फूड क्राइसिस आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर देता है उनके प्रॉब्लम्स पे। तो वेजेस नहीं बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, गैप रिच और पुअर के बीच में बहुत वाइड हो जाता है, और ये क्या कर देता है? इंडेंजर कर देता है लाइवलीहुड को। टू इवन मीट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इस सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो ये आपका जवाब हो गया। आप देख सकते हो पॉइंट्स कैसे किया हमने, 3 बड़े पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है। आप चाहो तो 4 पॉइंट्स में इसको लिख सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और यू कैन फर्स्ट एक्सप्लेन द कॉजेज एंड देन टेल दैट दिस वाज द रिजल्ट। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ये इंश्योर ज़रूर कर लेना कि जो 2 अलग पोर्शंस पूछे गए हैं आपने दोनों का जवाब दिया है। A lot of times what we do end up doing is that we start with one thing कि चलो कॉजेज से शुरू किया सोच के कि अरे सब्सिस्टेंस क्राइसिस समझाएंगे, लेकिन कॉजेज करते करते भूल जाते हैं और ये पोर्शन भूल जाते हैं करना। तो अगर आपने 6 पॉइंट भी लिख दिए कॉजेज में और सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है नहीं समझाया, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अगला सवाल, राइट 3 मेन फीचर्स ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971। तो यहाँ पे वापस मैं आपको थोड़ा सा वक्त देने वाली हूँ फॉर यू टू थिंक कि 1971 में जो नेशनल असेंबली फॉर्म होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उसके मेन फीचर्स क्या थे। आई विल गिव यू सम 10-15 सेकेंड्स टू थिंक ओवर इट एंड देन आई विल बी बैक। ओके गाइस, तो आप पहले शुरू कर सकते हो कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका रिजल्ट होता है नेशनल असेंबली, है ना।
नेशनल असेंबली फॉर्म होती है विद द आइडिया कि भैया हमें क्या करना है, वी वांट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। हमें मोनार्क के पावर को लिमिट करना है, उसको अनलिमिटेड पावर नहीं देने, और इसके हिसाब से वो चेंजेस बनाते, इसके हिसाब से वो नई कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करते। नई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, नई कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका पहले था कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों कौन था, मोनार्क था। नई कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला एजेंडा नेशनल असेंबली का था लिमिट करना, ये एक बहुत सैलेंट फीचर था। दूसरा डिवीजन था यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आप ये भी बात कर सकते हो कि इन्होंने एडुकेशन विमेन को दी, ये सारी चीज़ों की बात हम कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट, बट मोर देन दैट राइट्स दैट वर गिवन टू द सिटीजन। अब लोगों के पास अपनी सरकार से बचने के लिए राइट्स थे। पहले कोई फंडामेंटल राइट्स का सिस्टम नहीं था। नाउ प्रॉपर राइट्स वर गिवन टू द पीपल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब यहाँ पे आप सिंपल 3 पॉइंट्स में लिख सकते हो। जब आपको 3 फैक्टर्स, 3 पॉइंट्स पूछे जाए, उन 3 अच्छे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। आपके पास कोई छोटा 4th पॉइंट भी है तो ऐड कर दो, बट जहाँ पे 3 फीचर्स साफ साफ पूछे गए हैं वहाँ पे उससे ज़्यादा लिख करके टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो पावर ऑफ नेशनल असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर दिया नेशनल असेंबली को लॉज बनाने के लिए, जो कि इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्टेड थी। कुछ लोग इलेक्ट हुए, उन्होंने फिर नेशनल असेंबली को इलेक्ट किया था। सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जिन्होंने असेंबली को इलेक्ट किया। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या हुआ वो समझ आ गया हमें। राइट टू वोट का सिस्टम किया गया है। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ठीक है। कौन से लोग थे जो टैक्सेस देते थे 25 साल के ऊपर कम से कम 3 दिन से ज़्यादा, यानी कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, फीमेल थे, उनको नहीं मिला। फंडामेंटल राइट्स दी गई। सिटीजन्स वर गिवन सम बेसिक राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, to help them raise their voices against the government if there was any problem. जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी उसको एक एंड पे लाया गया था, उसको एक स्टॉप दिया गया था, which did not existed before. तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं। इसी में आप बिल्कुल एक पॉइंट, किसी पॉइंट को हटाकर, मान लो ये हटाना है या ये हटाना है, इनमें से किसी पॉइंट को हटाकर आप बिल्कुल ये मेंशन कर सकते हो कि भैया ये जो पावर्स थे वो पहले सिर्फ राजा के पास हुआ करती थी, आप डिवाइड किया गया। लॉ मेकिंग की पावर नेशनल असेंबली को दे दी, राजा को थोड़ा सा एग्जीक्यूशन वगैरह का दिया, जुडिशरी कहाँ पे कौन देख रहा है, ये सब आप अच्छे से समझा सकते हो कि अब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और आपकी लेजिस्लेचर जो है वो डिवाइड हो गई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो ऐसे सवालों में हमें ज़रा कंफ्यूजन हो जाती है। क्या होता है कि पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है, या तो एक कोड दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है। अब इस स्टेटमेंट के आगे आपको कुछ ऐसा लिखा रहता है, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इलैबोरेट, जस्टिफाई, है ना। तो जब एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इलैबोरेट लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट सही है, आपको इस पे अपनी टिप्पणी देनी है, यानी कि इसको बेसिकली इलैबोरेट ही करना है आपको। इस पे जो है अब 40 शब्द लिखने हैं स्टेटमेंट को समझाते हुए, ठीक है, सपोर्ट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए। ये एक लाइन में लिखिए, आप उसको 40 शब्दों में समझाओ। अगली चीज़, अगर आपको आता है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट दिया है, आप उसके लिए आर्ग्यू करो कि क्यों ये स्टेटमेंट सही है। तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपको रीजंस देने कि ये स्टेटमेंट क्यों सही है। ऐसे ही अलग अलग तरह के एक्शंस हमको दिए गए रहते हैं, ठीक है। इलैबोरेट जैसे मैंने आपको बताया, इलस्ट्रेट बताया है, जस्टिफाई बताया है, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप अपने एक्शन को डिसाइड करोगे कि ये जो गिवन है हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे।
यहाँ पे हमको सिर्फ लिखा है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि आपको स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है कि भैया कहना क्या चाहते हो। मैंने ये एक लाइन में बोला, आपने बोला मैम ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी आपके लिए, इसको ब्रेक डाउन करूँगी। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दे दी गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हें समझ आ रहा है तुम मुझे समझा दो। आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, एलैबोरेट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लिबर्टी का आइडिया है, जो डेमोक्रेटिक राइट का आइडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेगेसी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। लेगेसी है यानी कि दिस इज व्हाट हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड, यही पीछे छोड़ करके गया है क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसको एक्सप्लेन करो कि कैसे लिबर्टी को, डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडिया को हमारे लिए पीछे छोड़कर गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पे आप 3 चीजों के 3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझा सकते हो। पीपल क्या हुआ, थर्ड स्टेट का, डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दिस वाज द डिमांड। नेशनल असेंबली फॉर्म होती है विद द ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बिगैन अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सेंसरशिप्स वर अबॉलिश्ड। लिबर्टी की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही है। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले जो टैक्स है वो सिर्फ थर्ड स्टेट दिया करता था, ठीक है। प्रिविलेजेस जो हैं वो बाय बर्थ हुआ करते थे, बाय बर्थ हुआ करते थे, और किसके लिए हुआ करते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और जब आपकी नेशनल असेंबली फॉर्म होती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये टैक्स का जो सिस्टम था जो सिर्फ थर्ड स्टेट को बेयर करना पड़ता था उसको रिमूव किया जाता है। प्रिविलेजेस जो बाय बर्थ थे उसको हटाया जाता है, फ्यूडल सिस्टम को हटाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या कर रही है, लिबर्टी दे रही है लोगों को ज़्यादा आराम से और इक्वालिटी के साथ जी पाने के लिए। तो because of the French Revolution, the third state was basically relieved from the burden of paying the taxes all alone, whereas the first and the second state was enjoying privileges like feudal, like the rights to collect the feudal dues or serfdom, etc. All of this was abolished by the French Revolution, which liberalized the third state. Then National Assembly was formed, which now liberalized the citizens from the censorships जो अबॉलिशमेंट्स की गई हैं, यानी कि जो लिमिटेशन सरकार ने लगा कर रखी थी लोगों के ऊपर, जिन्हें कोई हक कोई आवाज़ नहीं देती थी, उससे आज़ादी दिलाई किसने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। इतना ही नहीं, इसके बाद जो आपकी नेशनल असेंबली बनी, उन्होंने प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसकी मदद से उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिए लोगों को, फंडामेंटल राइट्स जो उन्हें आज़ाद करता है, जो उन्हें ज़्यादा पावरफुल बनाता है, ज़्यादा इनेबल करता है ना। तो फंडामेंटल राइट्स दिए जो इसके पहले लोगों ने नहीं देखे थे, और सेंसरशिप से दी आज़ादी। तो आज़ादी फ्यूडल सिस्टम से, बर्थ प्रिविलेजेस से, टैक्सेस से दी आज़ादी, लिबर्टी दी सेंसरशिप से, लिमिटेशन से, जो सरकार ने बंदिशें लगा रखी थी, और उसके ऊपर दी फंडामेंटल राइट्स। और किस चीज़ से दी आज़ादी, आज़ादी दी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से कैसे आज़ादी दी, पहले मोनार्क था जो अपनी मर्जी से जो करना चाहता था कर सकता था, अब ये मोनार्क की जगह हमारे पास क्या आ गया है, रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गया था। यानी कि पीपल, मे बी नॉट ऑल, बट पीपल कुड वोट एंड पीपल कुड चूज द गवर्नमेंट। तो आप यहाँ से, इनसे, कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हो, इन सब से आपका मतलब यहाँ पे साफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय रोबेस्पियर टू ब्रिंग इक्वालिटी इन फ्रेंच सोसाइटी। देखो रोबेस्पियर ने, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या शुरू कर दिया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने शुरू कर दिया था रूल ऑफ टेरर। अब ये रूल ऑफ टेरर में इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, आप उनमें से कोई भी 3 बता सकते हो।
जैसे आप बता सकते हो कि इन्होंने बोल दिया कि सब लोग क्या खाएंगे, इक्वालिटी ब्रेड खाएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, राशन कर दिया फूड और ग्रेन को। इन्होंने क्या कर दिया, बोला कि ये मैडम, मॉन्शोर, मैडम, ये सब क्या होता है, हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे सिटोयन एंड सिटोयनी, यानी कि मेल सिटीजन एंड फीमेल सिटीजन, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, फ्रांस विल बी आवर फादरलैंड, तो हमारा फादरलैंड है, हम उसके सिटीजन हैं। ये मैडम, मॉन्शोर कुछ भी नहीं होता है, एक दूसरे को ऐसे एड्रेस करो। उसके बाद क्या कर दिया, एक टॉप सीलिंग लगा दी ऑन प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग, कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट अपनी मर्जी से ना कमा सके, सब बराबरी के पैसे कमाएंगे, चाहे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी भी हो, पैसे तुम बराबरी के कमाओगे, ये कर दिया। उसके बाद आपके फार्मर्स को जो है बोल दिया कि भैया तुम सब जो है कहाँ आओगे, तुम सब आओगे यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, सिटी में आके सामान को बेचोगे। उसके बाद चर्चेस बंद कर दी कि चर्चेस की मनमानी नहीं चलेगी, चर्चेस को आर्मी बैरक्स में चेंज कर दिया। हालांकि ये इक्वालिटी के लिए नहीं था एग्जैक्टली, बट दीज वर इक्वालिटी वाले स्टेप्स। इनमें से कोई भी 3 से 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है व्हाट मेजर्स, यहाँ ये नहीं पूछा है व्हाट 3 मेजर्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर इन पॉइंट को समझाने जाऊँ तो थोड़े छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो प्रेफर करो कि ऐसे केस में 4 पॉइंट्स बताओ। याद नहीं है तो उन्हीं 3 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बट 3 तो कम से कम लिखना ही लिखना। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे लिख दिए हैं कि उन्होंने इशू कर दिया एक मैक्सिमम सीलिंग वेजेस और प्राइसेस पे, फोर्स कर दिया पेजेंट्स को कि भैया तुम सिटीज़ लेकर के आओ ग्रेन्स, वाइट फ्लावर को फॉरबिड कर दिया, इक्वालिटी ब्रेड का कॉन्सेप्ट ला दिया, इक्वालिटी जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में स्पीचेस और एड्रेसेस में भी इंट्रोड्यूस कर दिए, जो सिटोयन सिटोयनी वाली बात है। चर्चेस को बंद करके बिल्डिंग्स को बैरिक्स में बदल दिया। इक्वालिटी को प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस विच इज़ मैडम, मॉन्शोर, ये सारी चीज़ों को बंद करके भी प्रैक्टिस कर दिया शुरू। तो काफ़ी सिंपल जवाब था, हाँ वही लिखेंगे। अगला सवाल है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो होता था 18th एंड 19th सेंचुरी में, उसको एक्सप्लेन करना है। बच्चे देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो अब 5 मार्क का क्वेश्चन में क्या होता है, 5 मार्क का क्वेश्चन कभी पार्ट्स में पूछा जाता है। हो सकता है आपको 2 सेक्शन में यहाँ पे सवाल दिए हो। पार्ट्स में जब पूछा जाता है तो नॉर्मली 2+3 या 3+2 या फिर 2.5, 2.5 ऐसा डिवीजन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1+4 का होता है कि पहला हिस्सा बहुत छोटा कुछ पूछा है, दूसरा ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेन करने बोला गया। तो आप ये देखोगे कि अगर 2 सेक्शन में सवाल पूछे गए हैं तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगा कर एक डिवीज़न चूज़ कर लोगे और फिर उस डिवीज़न पे उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे मैंने आपको 3 मार्क का क्वेश्चन में ही समझाया था कि जब आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 1 से 2 पॉइंट्स लिखते हो, ठीक है। अगर आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखते हो। 3 मार्क का क्वेश्चन में आप 3 से 4 पॉइंट्स लिखते हो, क्योंकि कई बार हमारे पॉइंट्स बहुत छोटे होते हैं। वैसे ही जब हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन आता है हम 5 to 6 पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मेरा 5 मार्क का क्वेश्चन ऐसे डिवाइडेड है तो मैं पहले हिस्से के लिए ये वाला रूल और दूसरे हिस्से के लिए ये रूल फॉलो करूंगी। 2.5 नंबर का है तो आई विल स्टिक टू 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ऐसा ही कुछ। तो आप उस बेसिस पे यहाँ से नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट यू वांट टू मेक डिसाइड कर लोगे। ओवरऑल आपके पॉइंट्स जो है वो 5 से 6 होने चाहिए। अगर बात की जाए लाइंस के टर्म्स में, सो द नंबर ऑफ लाइंस और द नंबर ऑफ वर्ड्स, इफ आई हैव टू से, इफ यू हैव टू थिंक अबाउट, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे होंगे 80 to 100, एनीवेयर बिटवीन 80 to 100, यानी कि 8 से 10 लाइनें ये है जो हम हमारे इसके लिए लिखेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन में मैंने वैसे आपको कहा है 30 to 40 वर्ड्स, बट एक्चुअली यू कैन गो एनीवेयर अप टू 60 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, ये ठीक रहता है। कई जगह इसका लिमिटेशन एक्चुअली 60 to 80 गिवन रहता है, तो 60 हायर साइड पे, थोड़ा 50-60 वाला मेंटेन करना इज द बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे क्या है कि एक ही सवाल पूछा है हमको, यानी कि इस एक सवाल में ही मुझे ऐसे 5 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करना है ब्रेक करके कि वो 5 स्टेप्स जैसा साउंड कर रहा समझ है। इन्होंने बोला ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड समझाओ। ऐसे क्वेश्चन में ना बिल्कुल हिचकिचाना नहीं ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे हमें पता है फ्रांस था, अफ्रीका था, कैरेबियन था, बता दो कि यहाँ पे स्लेव ट्रेड हो रहा है। 1 नंबर तुम्हें कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारे 1 नंबर तुम्हें सिर्फ इसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लिख दो कि स्लेव ट्रेड जो है वो पहले किन 3 देशों में हो रहा है, ठीक है। फिर समझाओ कि अफ्रीका में जो है कई सारे, अब आपको पूरा प्रोसेस समझाना है। तो पहले तुमने बताया कि इन 3 देशों में हो रहा है, फिर तुम दूसरा एक इसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि ओपनिंग हो सकती है या इंट्रो जिसे कहते हैं, जहाँ पे आप बता सकते हो कि फ्रांस जो है इतना ज़्यादा बूम कर रहा था। कैसे कर रहा था? इतना ज़्यादा बूम कर रहा था ट्रेडिंग की वजह से। ट्रेडिंग इतनी कैसे बढ़ पा रही थी? ट्रेडिंग इतनी बढ़ पा रही थी भैया इसलिए क्योंकि अब लोगों के पास स्लेवरी का ऑप्शन था। इतने दूर देश में जा कर के प्लांटेशंस लाइक कैरेबियन एटसेट्रा एंड अदर सिटीज़ एंड कंट्रीज़, जो फ्रेंच पीपल थे, फ्रेंच पॉपुलेशन थी या जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी लोकल, was not ready. ये population ready नहीं होती थी. They needed a lot of work because these fields, these plantations were very very labor intensive. बहुत labor intensive होता था, बहुत लोग लगते थे और यहाँ पे लोग तैयार होते नहीं थे करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया शुरू, अफ्रीका में, क्योंकि वो थोड़ी दबी हुई देश थी, इतनी डेवलप्ड नहीं थी, वहाँ पे चीफटेंस लगाए, है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर्स लगाए, जिनसे इन्होंने जो अफ्रीकन फैमिलीज़ जो कमज़ोर है या जिनको ज़रूरत थी उनसे लोगों को ख़रीदना शुरू किया। उसके बाद अब क्या किया हमने इंट्रोडक्शन दिया कि फ्रांस बहुत ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? स्लेवरी की वजह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इनके प्लांटेशन बहुत लेबर इंटेंसिव है। जो भी लोग उन्हें चाहिए काम करने के लिए, अपने लोग उनके तैयार नहीं होते हैं, तो वो अब स्लेवरी का सहारा लेके दूसरे देशों से लोग को मंगाएंगे। इंट्रोडक्शन कर दिया। थर्ड, स्लेव ट्रेड के अब सॉरी, पॉइंट नंबर 1, टेक्निकली इंट्रोडक्शन भी एक पॉइंट है तुम्हारा। पॉइंट नंबर 1 अराउंड दिस, अब इसके बाद शुरू करोगे, यहाँ पे बताओगे वो कौन से 3 देश हैं जिनके बीच में स्लेव ट्रेड हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा जो सेकंड पॉइंट है टेक्निकली, पॉइंट नंबर 2, वहाँ बताएंगे कि कैसे अफ्रीका में चीफटेंस होते थे जो खरीदते थे और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे या ट्रेडर्स थे उनको सेल कर देते थे फॉर अ सर्टेन प्राइस। देन आप बताओगे कि कैसे इन लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, दे वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। उनको कार्गोज में, शिप्स में भर करके, ठीक है, बिल्कुल एनिमल की तरह शैकल कर दिया जाता था। शैकल ही सिर्फ नहीं, स्टैंप भी करके आपको 3-3 महीने के वॉयजेस पे लाया जाता था बंद करके। उसके बाद ला करके प्लांटेशंस में सेल कर दिया जाता था। फाइनल पॉइंट हमारा हो जाएगा, प्लांटेशंस में सेल करके वहाँ पे उनसे बिल्कुल जितनी उनके अंदर जान थी उतनी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के साथ काम कराया जाता था। यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, शुगर की हो गई इंडस्ट्री, आपकी प्लांटेशन हो गई, इन सारे इंडस्ट्रीज़ में होता था। तो स्लेव ट्रेड कहाँ होता था? यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। बॉर्डर नांतेज के आपके कोस्ट से होता था अफ्रीकन कोस्ट तक। स्लेव्स लोकल चीफटेन से खरीदे जाते थे, ब्रांड और शैकल किए जाते थे। एक शिप में 3 महीने के लिए बिल्कुल भर भर के उनको भेज दिया जाता था क्रॉस अटलांटिक टू कैरेबियन। फिर प्लांटेशन ओनर्स उन्हें खरीद लेते थे। यहाँ पे इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया था ग्रोइंग डिमांड ऑफ यूरोपियन मार्केट्स को मीट कर पाना, शुगर की, कॉफ़ी की, टी की, इंडिगो की। एंड देन पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डो एंड नांतेज और द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग ट्रेड। आप देख सकते हो हमने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। मैंने जैसे आपको बताया ये एक तरह से इंट्रो की तरह यूज़ किया जाता है। when you write and format your answer in the format of intro, body and conclusion, ये बेस्ट फॉर्मेट होता है। कंक्लूजन कई बार हम नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। कंक्लूजन इज बेसिकली, एंड दैट्स हाउ द स्लेव ट्रेड वेंट बिटवीन द 3 countries, इंक्रीजिंग the prosperity for a few whereas torturing the very life out of others। तो ऐसा करके कंक्लूजन एक छोटे से 1 स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो।
ये बेस्ट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे सेम आंसर को इसको मैं इंट्रो की तरह यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई कैन टॉक अबाउट दिस एज द मेन बॉडी एंड देन यहाँ पे this particular line or this particular line can somewhat be changed into a conclusion if I change the verse in which it is written and rephrase it. Explain the role of Jacobins in French Revolution. बहुत सिंपल है, ठीक है। कहाँ से शुरू करेंगे? इंट्रो से शुरू करेंगे। इंट्रो में क्या बताएंगे? इंट्रो में बताएंगे जैकबिन्स कौन थे, जैकबिन क्लब क्या था। तो आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि ज़्यादातर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आर्टिशंस, क्राफ्ट्समैन, फिशरमैन एट्सेट्रा ये काम करने वाले लोग थे, थोड़े पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, ठीक है। कैसे वो अपने आप को सैन किलेटोस के नाम से भी बताते थे बिकॉज दे डिड नॉट यूज टू वेयर नी ब्रीचेस, ठीक है। फिर यहाँ पे उनके डिफरेंट फीचर्स बताओ, ठीक है, कि नो नी ब्रीचेस। देन दूसरा बताओ, रेड कैप्स पहनते थे, सेलिब्रेट करते थे स्लेवरी से आज़ादी को, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट जैकबिन क्लब वाज। Then tell that how they used to wear long striped trousers and shirts. Long striped clothes बता सकते हैं हम। तो ऐसे करके ये अलग अलग फीचर्स हैं, ये इंट्रोडक्शन है, ये हमने बताया जैकबिन क्लब कौन था, क्या था। ये आपका 2 मार्क के जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि रेड कैप मेन को अलाउड था बट विमेन को अलाउड नहीं था, ठीक है। अब इनका रोल और क्या है? तो फ्रेंच रिवोल्यूशन यार इन्होंने बहुत कुछ किया है। दे हैव रेज देयर वॉइसेस, दे हैव स्पोकन अबाउट इक्वालिटी। इन्होंने ही जो है लुई 16 को किडनैप कर लिया था, एक पूरी नई लहर शुरू कर दी थी। सो मिडिल क्लास के मेंबर्स ही थे ज़्यादातर जो जैकबिन क्लब को बिलोंग करते थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शन से, शॉपकीपर, आर्टिजन। तो ये देखो इंट्रोडक्शन से शुरू हो रहा है, ठीक है। इनका लीडर कौन था? हाँ, ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करो क्योंकि इसके बाद इनकी ही एरा आएगी जैकबिन क्लब की। बट डेफिनेटली मेंशन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर वाज द लीडर। अलग तरह के कपड़े पहनते थे, तो ये उनका तरीका था अपराइजिंग दिखाने का कि भैया हम जो है बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अलग हैं, ठीक है। जैकबिन्स को इसी वजह से सैन किलेटोस के नाम से जाना जाता था, द वन विदाउट द नी ब्रीचेस। ये एक एडिशनल रेड कैप भी पहनते थे विच वॉज फॉर द मेन बट नॉट फॉर द वुमेन। इन्होंने रेवोल्यूशन कैरी फॉरवर्ड किया। इन्होंने ही बिलीव किया कि रेवोल्यूशन को आगे चलता रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन आने के बावजूद, क्योंकि अभी भी सबको आज़ादी नहीं मिली। नॉन प्रॉस्पर्ड मैन, वुमेन के लिए दे डिड नॉट रियली बिलीव सो मच, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? किंग्स के पैलेस में स्टॉर्म करते हैं, लुई 16 को उठा लेते हैं और उसके बाद आपके पैलेस ऑफ ट्यूलरीज से और किंग को लेकर चले जाते हैं। असेंबली वोट करती है कि इम्प्रिजन कर देना है अब इस रॉयल फैमिली को, एंड फाइनली रिपब्लिक बन जाता है और जैकबिन रूल शुरू होता है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इज द वन हु इज इलेक्टेड एंड ही बिल्ड्स अ न्यू गवर्नमेंट विच वाज नोन एज द कन्वेंशन। तो इस यहाँ बहुत बड़ा लिखा है, इतना बड़ा हर एक पॉइंट को लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, पर ये सारे पॉइंट्स को मेंशन ज़रूर करना। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़्यादा वी डोंट हैव टू वरी बिकॉज इट्स प्रीटी सिंपल। सबसे पहले आप यही बताओगे कि women right from the beginning were definitely not treated as any equal, okay, even when, ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। So they believed that once they get political empowerment, they would find some equality in the society. सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा? अब हम बात करेंगे ऑर्डर में। बिल्कुल फ्रेंच रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने, seeking for some political empowerment and establishment of their respect and identity in the society. They had high expectations from the Constitution of 1792. 1792 का Constitution क्या करता है? Reduces them to passive citizens, definitely a problem. उसके बाद आपकी बनती है कन्वेंशन। कन्वेंशन तो औरतों को और ज़्यादा उनके लिए बिल्कुल नहीं बोलती थी, और ज़्यादा उनको डिस्कार्ड कर देती थी। ट्रीजन वगैरह लगा करके ओलंपिडू और ऐसे सारे कई सारे लोगों को उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। हालांकि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट से सिचुएशन बेटर हुई थी औरतों की। देवर एडुकेशन कंपलसरी की गई थी। मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट की जगह, मतलब ऐसा है जो मैरिज आपके बाय कंसेंट होता था, डिवोर्स लीगल किया गया था। पर औरतों का स्ट्रगल चलता ही ना, और ये स्ट्रगल चला 1946 तक, जब फाइनली उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। तो ऐसे अलग अलग तरह के हर एक गवर्नमेंट में क्या हालत रही हम बता सकते हैं। तो बहुत ही शुरू से दे वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग
ठीक है, मेजर चेंजेस लाने के लिए फ्रेंच सोसाइटी में, बट दे वर नॉट रियली एवर गिवन दैट ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेट की औरतें शुरू में काम भी किया करती थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे यूज टू वर्क, ऐसा नहीं कि घर बैठते थे, दे यूज टू वर्क एज सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस, बट वर नॉट गिवन द सेम रिगार्ड। They were employed as domestic servants in the house of prosperous people. पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर भी शुरू किया वॉइस करने के लिए, राइट्स भी डिमांड की। यहाँ पे आप नेशनल असेंबली के बारे में ज़्यादा बता सकते हो। शुरू में एक्सेस नहीं था एजुकेशन का, तो ये सब भी आप बता सकते हो यहाँ पे कि एक्सेस जो है एजुकेशन का उनको कैसे मिला। वैसे यहाँ पे कंडीशन ऑफ विमेन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, सो दिस इज़ मोर एप्रोप्रिएट। बट अगर आपको बताना है कि हाउ डिड दे पार्टिसिपेट इन रिवोल्यूशन, तो वहाँ पे हम ज़्यादा बताएंगे कि कैसे उनको रिड्यूस जब किया पैसिव सिटीजन में तो प्रॉब्लम हुई, कैसे उन्होंने क्लब्स बनाए, कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ठीक है, सो विद दैट यू गाइस, ऐसे कई सारे अमेजिंग सेशंस हमारे होते रहते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इम्बाइब के ऐप पे आ जाना है और ये बिल्कुल फ्री है। तो बेस्ट पार्ट इज, जैसे अभी भी जो मैंने सेशन कराया वहाँ पे शुरू में क्विज क्वेश्चंस करें, वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि यूट्यूब पे उसको सिलेक्ट करना मुश्किल है। बट जब यहाँ पे इम्बाइब के ऐप पे लाइव सेशन चल रहा होता है, आप पार्टिसिपेट कर पाते हो, मैसेज कर पाते हो, अपने टीचर से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है, डाउट्स पूछ पाते हो, एंड ऑल ऑफ दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, विच इज़ लाइक अमेजिंग, करेक्ट। सो आपको कुछ नहीं करना है, इम्बाइब का ऐप या तो डाउनलोड कर लो या वेबसाइट खोल लो। उसके बाद आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमें हमारा गोल जो है सिलेक्ट कर लेना है। CBSE है भाई, CBSE में हमारा 9th है, 9th में हमें इंग्लिश में पढ़ना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, यू विल बी एबल टू सी द सेशंस दैट्स कमिंग अप। तो लर्न पे जाओगे आप, लर्न पे जाते ही आप देख सकते हो कि ये कुछ सेशंस है जो हमारे आने वाले हैं। ठीक है, सोशल साइंस में भी आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा जो सेशंस आने वाले हैं, ठीक है, जो हो चुके हैं पहले, पास सेशंस भी दिखाई देंगे, आपको बुक्स भी मिलेंगी। ये देखो, ये कुछ सेशंस है जो मैं कराने वाली हूँ, नाजिज्म पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ये बुक्स भी आपको दिख जाएंगी, आपको पास्ट के सेशंस भी दिखेंगे। ऑल ऑफ दिस you will find to be very very helpful, plus you don't have to pay anything right now, which is like amazing, correct? सिर्फ इतना ही नहीं, इम्बाइब लेंस एक्सप्लोर करो। कई बार कोई पिक्चर देखते हैं हम, किसी पौधे को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं और लगता है यार इसका नाम क्या है, इस फ्रूट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वंडर कर रहे होते हैं और सोचते हैं कहाँ से पता करें इसके बारे में और कहाँ से पढ़े। ये ऐप फ्री है, डाउनलोड करिए, आपके कैमरा को एक्सेस लगेगा, आपको फिर सिर्फ अगर ये पिक्चर है इसके बारे में यू वांट टू नो मोर, स्कैन करो, इट विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। इतना ही नहीं, कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट को स्कैन करो, उसमें क्या कीवर्ड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किसका क्या मतलब है उस वर्ड से कनेक्टेड, और क्या चीज़ें हैं, पिक्चर्स हैं, एवरीथिंग विल पॉप अप। शैम्पू की बॉटल को स्कैन कर लो, सैनिटाइजर को स्कैन कर लो, बहुत मज़ा आता है, एक्सप्लोर करके देखो। इट्स मतलब नॉलेज भी मिलेगी और फन भी आएगा, इंटरटेनमेंट भी होगा। एंड डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, कब सेशन है, कहाँ है, यूट्यूब पे है या फिर हमारा जो प्लेटफॉर्म है इम्बाइब का वहाँ पे है, प्रॉपर डिटेल स्केड्यूल, कुछ क्विज क्वेश्चंस, कभी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन। ये हमारा 1 पॉइंट स्टॉप है जहाँ पे हम आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कुछ अर्जेंसी में बताना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे हमसे जुड़ जा रहे हो। ठीक है, ये स्कैन करने के लिए आपके लिए कोड है और यहाँ पे आपके लिए लिंक भी गिवन है। ठीक है, so with this guys we have come to the end of the session. Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, stay tuned. Do not forget to subscribe, like and share the video. Have a great evening. जब तक मिलेंगे अगली बार, hasta la vista, bye bye, adios, ciao. Take good care of yourself and your loved ones. Have a great time. See you soon. Bye. Keep imbibing. We believe in you.